नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नैनीताल के 3 दिवसीय दौरा करने वाले हैं और जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए कई जिलों की फोर्स बुलाकर उनकी ब्रीफिंग की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 जून को 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचेंगे और उनके कार्यक्रम के अनुसार वह कुमाऊं विश्वविद्यालय की फैकल्टी और शेरवुड कॉलेज में विद्यार्थियों से वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर आज ब्रीफिंग की गई है, जिसमें आईजी, एसएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अधिकारी मौजूद रहे। लगातार ये सब काम जी माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो है हल्द्वानी नैनीताल जो है 2 दिन का जो भ्रमण है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उसके अलावा शेरवुड जो है स्कूल इसका विजिट है। उसमें जो है तमाम कुमाऊं जिले से जो है यहाँ फोर्स को आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें लगभग हमारे 400 से ज्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए। इसके अलावा जो है 7 आईपीएस और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल एसपी, 12 सीओज और 40 जो है इनकी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है पीएसी हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सीएम वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लेने पहुंचे। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और सीएम धामी ने अमित शाह से मुलाकात की। बैठक से पहले सीएम धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। उधर देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित डाकरा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधायक निधि से निर्मित हुए 20 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। लगभग 10 लाख की कीमत से जो है निर्मित यह सोलर प्लांट डाकरा स्थित गुरुद्वारा में स्थापित किया गया है और लगभग 3000 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उत्पादन इस संयंत्र के माध्यम से होगा। और उन्होंने कहा कि करीब 10,10,000 की लागत से 20 किलोवाट क्षमता वाला यह सौर पावर प्लांट अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। अब गुरुद्वारा साहिब बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। अपनी बिजली खुद बनाएगा और अपनी बनाई बिजली खुद उपयोग करेगा। साहब की पवित्र संगत और उत्तराखंड की देवभूमि के जागरूक सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मेरे लिए बड़ा गौरव के क्षण है, क्योंकि हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे श्रद्धा के, हमारे आस्था के केंद्र होते हैं। भगवान के चरणों में आकर, वाहिगुरु के चरणों में आकर हमको शक्ति मिलती है, हमें ताकत मिलती है। और 14 जनवरी 2024 को जब मकर संक्रांति के अवसर पर जब मैं माथा टेकने यहां पर आया था, तो मुझे आपका आदेश हुआ था कि यहां पर एक सौर ऊर्जा का प्लांट यहां पर लगाया जाए। और तब मैंने वायदा किया था कि 20 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र यहां पर स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को बरकरार रखा है। बुधवार को स्टे, वेकेशन और अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई होगी और इसी के साथ सरकार ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया है और बुधवार दोपहर सुनवाई तय की गई है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए अतिक्रमण के नाम पर शहर के हजारों लोगों को डर के साए पर जीने पर मजबूर करने वाले प्रशासन पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि प्रशासन झूठ बोलकर, डराकर, धमकाकर लोगों के घरों को तोड़ना चाहता है। विधायक ने काठगोदाम में
ए श्रेणी की मलिन बस्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रशासन ने कोर्ट में झूठा प्रत्यावेदन दिया, जबकि सबके घर प्रशासन ने जबरन तोड़वाए हैं और कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने किसी से घर तोड़ने को नहीं कहा। माननीय हाईकोर्ट का बहुत सम्मान। देखिए, सबसे पहले तो ये जो मनचला प्रशासन है अपनी मनमानी करने पर उतरा हुआ है पूरी तरीके से, और भय का एक वातावरण इस शहर के आम इंसान में है। प्राधिकरण के नाम पे पहले खूब लोग को परेशान करा गया, अब नालों की बात करी जा रही है, चौड़ीकरण की बात करी जा रही है, आम इंसान के घर पे आ गई बात। मलिन बस्ती श्रेणी एक काठगोदाम थी, 150 से ज्यादा मकान और दुकान डरा डरा के तोड़वा दिए उनसे, और कोर्ट में प्रत्यावेदन क्या दिया कि हमने कुछ भी नहीं कहा किसी से तोड़ने को, खुद तोड़ा इन्होंने। तो इतना झूठ तो नहीं कहना चाहिए। और ठीक है, आप विकास के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान का मकान टूट के विकास नहीं होता। हमने तो जीवन भर विकास, सारे जितने लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, आप इनसे पूछिए। के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अभी पंचायत चुनाव आ रहे, बहुत बढ़िया समय है को। हल्द्वानी में अल्धुपोखरा रोड पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और हमले में 2 युवक घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 20 से 25 युवकों के एक समूह ने कार सवार इन युवकों का रास्ता रोककर पहले पीटा और फिर उन पर गोली चला दी। हमलावरों ने पीड़ितों की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। देखिए, टीपी नगर चौकी क्षेत्र के अंदर एक लड़ाई झगड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें 2 गुटों में आपसी संघर्ष में एक गोली लगी है, 2 चोटें लगे हैं, जिनको सिलसिला तिवारी में एडमिट कराया गया है। एक को कृष्णा हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। आप पुलिस को अभी तहरीर नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने इसमें जांच शुरू कर दी है और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कार मेरी है, मेरे साथ में मेरे साथ वाले थे, गाँव के थे। ये हरीश मेहरा हो गया, भूपेंद्र धर्माल हो गया, गणेश धर्माल हो गया, बाकी नीरज नगर में हूँ। मेरी गाड़ी थी, मैं चलाने जानता हूँ, तो साथ वाले चला रहा था मेरी गाड़ी। तो 4 जने हम थे, बाकी 15-20 लड़के थे। 3-4 जनों का नाम तो पता चल गया, बाकी कह रहे हैं कि आईटीआई वाले गैंग वाले साथ में थे करके। गोली वोली चली है वहाँ पर, एक को गोली भी लगी है साथ वाले को, बाकी 75 पड़े हैं गाड़ी, बाकी गाड़ी में लगी पड़ी है। मेरा तो कभी ऐसा कोई मैटर रहा नहीं है। पहले जिसका नाम आया है उसके भी अभी बहुत सारे केस हैं, जो राजा की बात बोल रहे हैं, पहले ही बहुत सारे केस हैं। अब बाकी पुलिस कार्रवाई करेगी अपनी तरह से जो भी है। हरिद्वार में एआरटीओ कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था शुरू की गई है। अब लोग टोकन लेकर अपना काम आसानी से करवा रहे हैं और उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। एआरटीओ निखिल शर्मा ने खुद सॉफ्टवेयर तैयार कर इस व्यवस्था को लागू किया है, क्योंकि बाहर से सॉफ्टवेयर खरीदना महंगा था। इस नई व्यवस्था से लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। तो काफी इजी एक्सेस मुझे लगा। मतलब जो पहले ये था कि बीच में एजेंट होते थे, बाकी सारी चीजें थी, इस बार मुझे वो कुछ महसूस नहीं हुई। मुझे लगा एक स्क्रीन है, इसमें सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, आपका नाम आ जाता है, एंड जैसे ही आपका नाम आता है आपको किस विंडो में जाना है ये पता चल जाता है। तो आप जाइए उस विंडो में, आपका सीधे आपका डॉक्यूमेंट दिखाइए। देखिए, यहाँ पे ये प्राय पहले देखा गया था कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस खिड़की पे जाना है, जो भी उनका पर्टिकुलर काम है उसके लिए। तो एक हमने इन हाउस हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं वेटिंग हॉल में ही अपने टर्न का इंतजार करते हैं। सामने हमारे एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जिस भी उनका नाम जब डिस्प्ले हो जाता है, उनके नाम के आगे एक विंडो नंबर डिस्प्ले हो जाती है। तो उनको जैसे ही उनका नाम डिस्प्ले होता है उन्हें पता चल जाता है हमें इस विंडो पे अपना काम कराने के लिए जाना है। उधर लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखत्ता के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने लालकुआं कोतवाल दिनेश चंद्र फर्त्याल का घेराव करते हुए
जल्द से जल्द चोरी की घटनाओं के खुलासे की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन को उतर आएंगे, जिसको पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इधर लालकुआं कोतवाल दिनेश चंद्र फर्त्याल के आक्रोशित ग्रामीणों को जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जो भी जमा पूंजी थी सारा ले गए, तो तुरंत फोन करके पुलिस बुलाई, तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो रही बोल रहे, पता नहीं हो रही न हो रही, मुझे ये नहीं मालूम क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मुझे जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए। अपनी जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी मेरी ले गए हैं। मुझे दिलाया जाए, चोर को पकड़ा जाए और फिर से आने की कोशिश करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लगातार लालकुआं बिंदुकट्टा क्षेत्र के अंदर चोरी के प्रकरण लगातार आ रहे हैं और आज हमारा यहां पर आने का मुख्य मकसद यही था कि अभी 21 दिन पहले चोरी हो जाती है और इससे पहले दिसंबर में भी एक मामला ऐसा आता है जिसमें सोना चोरी का वो मामला है। लेकिन एक तरफ 21 दिन हो गए एक केस को और दूसरे केस को आज लगभग 5 महीने होने को हैं। बावजूद उसके अभी तक कोई भी पुलिस के माध्यम से कड़ी कार्रवाई उसमें नहीं करी गई है। आज हम सभी ग्रामीणों के साथ में यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि क्षेत्र में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज इनके घर पे चोरी हुई है, कल किसी और के घर पे, आपके और मेरे घर पे भी चोरी हो सकती है। तो इसीलिए आज हम लोग कोतवाली पे आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए और सभी यहाँ पर जितनी भी सम्मानित जनता है उनके साथ में हम आए हुए थे, क्योंकि लगातार इनके माध्यम से हमको एक ही जैसा जवाब दिया जा रहा है और हमारी साफ और स्पष्ट यही मांग है कि इसकी एक जांच कमेटी बनाई जाए। बिंदुकट्टा क्षेत्र में लगातार चोरी बढ़ते जा रही है। पिछले आज से कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार में 2 भाई बहनों की शादी थी, जिनके घर के अंदर से 14 तोला सोना गायब हो गया और उसके ठीक 5 महीने पहले एक परिवार में से 10 तोला। इसी तरह की कई घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं, जिससे क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र के पास मालगांव में एक तेंदुए ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनको इलाज के लिए बेस अस्पताल अल्मोड़ा लाया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक गांव में सोमवार सुबह 2 तेंदुए घुस आए थे और तेंदुए ने एक कुत्ते को भी मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं ग्रामीणों के शोर मचाने पर एक तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया, जबकि दूसरा एक मकान के पीछे गली में जा छिपा। जी गांव में लग रहा था तो मैं उठ के बाहर आया, तो मैं अपने घर के बाहर आके थोड़ा सा उधर को आया तो वहाँ हल्ला हो रहा था। मैं उसको सुन के मैं भी गया, तो जैसे मैं ऊपर को जा रहा था तो गुल्लार ने हमला कर दिया था। वो तो मेरे पापा ने बचा लिया था मुझे। और बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज में किसी के लिए भी खतरा बहुत ज्यादा है। उसमें पिंजरा, उसमें कुछ कार्रवाई करी जाए तो जल्दी से जल्दी वो बहुत अच्छा रहेगा। आदमखोर घोषित कर दिया जाए उस जानवर को। आर्मी सप्लाई कोर के नायक हिमांशु मिश्रा अपने 3 साथियों के साथ बौर जलाशय घूमने आए थे। शाम को नहाने के दौरान हिमांशु पानी के तेज बहाव में फंसकर डूबने लगे और साथियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने मिलकर 14 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। हिमांशु मिश्रा की लाश जलाशय से बरामद की गई। बता दें कि हिमांशु बिहार के निवासी थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। आते हैं नहाने के लिए, इस दौरान यहाँ अभियान चलाया, हमें पता लगा इस बारे में। हमने इन्हें बताया, घूमना खाते 2 घंटे घूमना, सुबह आके फिर हमने सर्च अभियान चलाया, फिर जाके बॉडी बरामद हुई। लगभग कितने लगभग 20 फीट। डीआरएफ की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि जान बहुत कीमती है और इस छोटे छोटे से कामों में अपनी जान को नहीं गंवाना चाहिए। और इस प्रकार यहाँ आकर डैम पर अगर आते हैं, टूरिस्ट के रूप में आते हैं या जिस प्रकार से भी आते हैं, तो पूरी सुरक्षा का ध्यान दें। और आजकल बारिश का मौसम है, डैम में पानी काफी ज्यादा है, तो डैम में पानी में ना उतरें, डैम के बाहर से ही डैम की और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें, ना कि अपनी जान को गंवा इसके लिए अपनी जान। सर कहाँ का रहने वाला था जवान, कौन था सर, कुछ जानकारी? ये जवान जो मुझे इनिशियल जानकारी पुलिस के द्वारा प्राप्त हुई है, कहीं साउथ इंडिया का रहने वाला है और कोई आर्मी का जवान है। बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी इसके बारे में हम लोग को नहीं है।
देहरादून में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार ने एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है और यह कार्यक्रम 25 जून को मुख्यमंत्री आवास में होगा, जहां पर आपातकाल के दौरान मीसा और डीआईआर के तहत जेल में बंद रहे लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा और इस अवसर पर दिवंगत सेनानियों के परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि उस दौर के अनुभवों का जो है साझा किया जाएगा और एक भावुक और यादगार कार्यक्रम होगा। साथ ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने वालों की बहादुरी को याद रखेगा। बता दें कि मुख्य कार्यक्रम के अलावा राज्य के सभी जिलों में भी जन सहभागिता वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाने की योजना की घोषणा की है और इस संबंध में उच्चाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इन गांवों में समग्र विकास और आजीविका संवर्धन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में तेजी से कार्य करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों पर कानून व्यवस्था का सख्ती से जो है पालन करने की भी बात कही है। हल्द्वानी में जनसंघ और बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर जो है प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस अवसर पर कुमाऊं मंडल बीजेपी संभाग कार्यालय में भी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में सबसे कम उम्र के वीसी थे। 33 साल में वो वाइस चांसलर बन गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। नेहरू जी की एक चूक के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कि नेहरू के खिलाफ बगावत कर दी थी और एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इसके लिए उन्होंने कश्मीर की यात्रा की और नेहरू जी ने उनको गिरफ्तार कर दिया। उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो हमारे संस्थापक थे, जो कि महान प्रखर शिक्षाविद थे, कुशल वक्ता थे, देश की राजनीति में जिन्होंने कि देश की एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया। उधर नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले कंडोलिया ठाकुर मंदिर और क्यूकालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है और इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। इसी के साथ पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी ने जनपद के समग्र विकास और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को जो है अपनी प्राथमिकता बताया है और उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित समाधान, प्रशासन की पारदर्शिता और विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में ठोस कार्य योजना बनाने की बात कही है। गुलदार की बढ़ती घटनाओं पर भी उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम चलाने और वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल तो आचार संहिता लगी हुई है, जब तक पौड़ी बहुत ही फैला हुआ जनपद और बहुत दूरस्थ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लास्ट माइल डिलीवरी उसकी हम इंश्योर कर सकें और साथ ही जो हेल्थ एजुकेशन है हमारे फील्ड हैं और साथ में जो हमारी स्वरोजगार को पर्यटन के साथ इंटीग्रेट करके थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति हमारा प्रयास रहेगा और इसके साथ ही जो लापरवाही या कोई भी भ्रष्टाचार इन सब के मामले के प्रति हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी इमीडिएटली क्योंकि पंचस्थानीय चुनाव के ऑलरेडी आचार संहिता भी जारी हो रखी है, तो अभी जो इमीडिएट प्रायोरिटी होगी कि उन सभी पंचायत इलेक्शंस को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। माध्यम से हम लोग कुछ उनके इकोनॉमी में बेटरमेंट कर सके, ये भी काफी एक
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर हरिद्वार कलेक्ट्रेट में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की जमीन, पेंशन और राजस्व से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो वहीं इस दरबार में कुल 47 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया। इस मौके पर जो है प्रशासन ने साफ कहा कि समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार जिले में 47 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः जो हैं वो जमीन से रिलेटेड, व्यक्ति की पैमाइश से रिलेटेड, सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जे से रिलेटेड, उसके अलावा पानी को, रोड को, बिजली को लेकर समस्याएं हैं। इसमें तत्काल जो है सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो जनता की शिकायतों का निराकरण करें और समय के अंतर्गत करें। और कुछ जो शिकायतें हैं जो आज तत्काल भी सुनाई गई हैं, उसके अलावा जब नेक्स्ट मंडे को जब हमारी जनसुनवाई होगी तो उसमें हम लोग फॉलोअप भी करेंगे किस विभाग ने क्या कार्रवाई की है पिछली शिकायतों को लेकर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला